नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम मंथन में। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस कार्यक्रम में ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं, जो कहीं न कहीं हमको, आपको, समाज को, हमारे परिवार को छूता है। जब ऐसा विषय जो हमको किसी भी प्रकार से प्रभावित कर रहा हो और ऐसे विषयों पर चर्चा ना हो, मंथन ना हो, तो निश्चित रूप से उसका समाधान निकलने की आसार बहुत ही कम हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि कुछ करें ना करें, कम से कम विचार कीजिए, कुछ करें ना करें, कुछ मंथन तो कीजिए, कुछ करें ना करें, लेकिन अपनी सोच को समाज में एक-दूसरे से बाँटिए ज़रूर, आखिरकार क्या है। हमने देखा है कि कृषि आंदोलन, किसानों का आंदोलन पीछे समाप्त हुआ 1 साल बाद। उसने हमारे देश की मजबूती को दिखाया, हमारे देश के लोकतंत्र को दिखाया और जो लोग ये कहते थे कि गांधी के अहिंसावादी तरीके से ये देश आज़ाद नहीं हुआ है, लोकतंत्र की माँगों से आज़ाद नहीं हुआ है। कहीं धरना से कुछ बातें माँगे मानी जाती हैं। लेकिन इन सब बातों ने कहा कि समय चाहे कितना बीत गया हो, 70 साल, 75 साल या वो संघर्ष सैकड़ों साल पीछे क्यों ना रह गया हो, लेकिन तरीका वही है। आगरा की बात अगर हम करते हैं, तो हमारे पास एक अगर हम इसकी प्रशंसा करते हैं, तो ताजमहल का नाम लेते हैं। विश्व में हर जगह इस इमारत के नाम से, सिटी ऑफ ताज के नाम से हमको जाना जाता है। लेकिन यहाँ के बाशिंदे ठीक उसी तरह से हैं, यहाँ के रहने वाले, यहाँ के नागरिक लोग उसी तरह से हैं, जैसे दीपक तले अंधेरा होता है, वैसे ही हमारी एक तरफ जगमगाती ताजमहल की इमारत है, रोशनी है, चमकदार लगता है कि हम लोगों का, आगरा वासियों का जीवन बहुत ही अच्छा होगा, मानो हम लोग लंच और ब्रेकफ़ास्ट वहीं आस-पास करते होंगे। लेकिन अगर हम सही मायनों में देखें, तो ये कहीं न कहीं हमारे लिए बीते कुछ वर्षों से 20 एक साल से 30 एक साल से ये अभिशाप बन रहा है। क्योंकि इसके चलते यहाँ से सारी इंडस्ट्री, सारी वो सुविधाएँ सब चली गई। एक बार तो ऐसा लगा कि सुबह-सुबह जलेबी कचौड़ी के खाने के शौकीन उनकी क्या हलवाइयों की भट्टियाँ तक बंद हो जाएँगी। लेकिन ख़ैर वो एक दूसरी बात है। आगरा में उद्योग धंधे समाप्त हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई सुविधा नहीं है। तो यहाँ हम, जैसा आप जानते हैं, एक लगातार सीरीज़ आगरा खंडपीठ के ऊपर चला रहे हैं कि आगरा खंडपीठ अभी नहीं तो कभी नहीं। ये कभी नहीं और अभी नहीं का संदर्भ ये है कि बीते दिनों में प्रोफ़ेसर एसपी सिंह बघेल विधि मंत्री बने हैं, देश के विधि राज्य मंत्री बने हैं और उनके बनते ही, जैसे कहते हैं कि उनकी कलम में ताकत आ गई है, स्याही में ताकत आ गई है, अगर वो दस्तखत कर देंगे, क्योंकि खुद उन्होंने 2001 में गिरफ्तारी दी थी आंदोलन में, तो शायद यहाँ पर आगरा में खंडपीठ बन जाएगी। खंडपीठ बनने से न केवल अधिवक्ता समाज को लाभ होगा, बल्कि आगरा के प्रत्येक गरीब-गुरबे को इससे लाभ होगा, क्योंकि लगभग 50,000 आदमी यहाँ पड़ा रहेगा और अगर ₹1000 रोज़ भी खर्च करता है, तो 5 करोड़ रुपए प्रतिदिन आगरा शहर की अर्थव्यवस्था में आएँगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा धनराशि है, बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप उसको गुणा करते जाएँगे, ये अर्थशास्त्रियों का काम है, लेकिन हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि यदि छोटी-छोटी ठेल वाले, छोटे-छोटे व्यापारी लोग, ये सारे लोगों के पास पैसा आएगा, कम से कम 1000-1500 रुपए अगर एक आदमी यहाँ जो होगा, आएगा, खर्च करेगा, तो वो अर्थव्यवस्था में घूमेगा और आगरा समृद्ध होगा, समृद्धशाली होगा, गौरवशाली होगा। आज इसी चर्चा को बढ़ाते हुए मैं अपने अतिथियों का परिचय कराता हूँ। मैं धीरे-धीरे परिचय भी कराऊँगा और जोड़ता भी जाऊँगा। हमारे साथ सीनियर वकील एडवोकेट अमीर अहमद साहब हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमीर भाई, आपका स्वागत है हमारे नमस्कार, नमस्कार। हमारे धन्यवाद साथ पवन भाई। दूसरे हमारे अधिवक्ता, जिन्हें नाम से जाना जाता है। यहाँ मैं थोड़ा ये भी बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि अशोक शर्मा जी से अशोक भाई तक की बनने की कहानी क्या है, ये भी मैं आपको, दर्शकों को बताऊँगा। लेकिन इतना बता दूँ कि आप राजनीति में रहें, संघर्ष वाहिनी में रहें, हर मुद्दे पर एक कृत्रिम विचारधारा है आपकी और उसके साथ-साथ ये जेपी संघर्ष वाहिनी के दौर में थे, घर-बार सब कुछ छोड़कर संघर्ष में लग गए थे। उस समय एक निर्णय लिया गया था कि लोग अपनी जाति नहीं लिखेंगे, शर्मा नहीं लिखेंगे, वर्मा नहीं लिखेंगे, सिंह नहीं लिखेंगे, ठाकुर नहीं लिखेंगे। उसी समाजवाद को हम जिएँगे, उसी बात की परिणति ये थी कि अशोक शर्मा जी से अशोक भाई हो गए, आपको अशोक भाई के नाम से जाना जाता है। आपको अनुभव रेल मंत्रालय का है, रेल मंत्रालय आपने बड़ा नज़दीकी से चलाया है, आगरा के हैं, आगरा के लोगों को फ़ायदा दिया है और अधिवक्ता समाज से हैं। आगरा में भी अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली में भी एक अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं।
तो अतुल भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम। अब मैं सबसे पहले अमीर भाई आपसे ये जानना चाहूँगा कि अमीर भाई, हम लोग आज की बात करें, आज की अभी की, तो हम आंदोलन में कहाँ तक खड़े हैं? हमारे द्वारा क्या प्रयास हो रहे हैं? या बस ये बात आई गई सी हो रही है कि एक सिंबॉलिक सी बात चल रही है? देखिए, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि इस वक्त जो आंदोलन है वो सिंबॉलिक तौर पर ही चल रहा है। और वो भी जब बघेल साहब केंद्रीय विधि राज्य मंत्री बने और उन्होंने फिर एक शोषा छोड़ा, अखबार में उनका एक बयान छपा कि भाई हाई कोर्ट बेंच के लिए चीफ जस्टिस ऑफ यूपी की रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है, उनकी रिकमेंडेशन के बगैर नहीं बन सकती खंडपीठ। तब ये थोड़ी सी सुगबुगाहट पैदा हुई हम लोगों के अंदर, अधिवक्ता साथियों के अंदर। और उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हुआ कि प्रदर्शन करें, ज्ञापन दें, केंद्रीय विधि मंत्री से मिलें, जेवर पे पीएम की सभा में पहुंचकर करें। लेकिन मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि जिस तरह का आंदोलन का जो स्वरूप होना चाहिए और आंदोलन के अंदर जो गति होनी चाहिए, जो तीखापन होना चाहिए, जो तीव्रता होनी चाहिए, उसकी कभी महसूस मैं भी कर रहा हूँ। ये आंदोलन चल तो रहा है लेकिन वो अखबारों की सुर्खियों में, अखबारों में आ रहा है, या आपने की बहुत अच्छी ये शुरुआत करी, इससे कम से कम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपस में बैठ के। हमारे अधिवक्ता साथी आपस में बैठते हैं, आंदोलन के स्वरूप पे भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस शिद्दत से आंदोलन होना चाहिए उस शिद्दत से ये आंदोलन नहीं हो पा रहा। और अब थोड़े दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी तो रहा जो है वो भी खत्म हो जाएगा। जी। अशोक भाई, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आपका, अगर जो लोग आपको अच्छी तरह से जानते हैं, आपका एक इतिहास है आंदोलनों को पीछे से चलाने का और आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने का। इस सवाल पे तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि आगरा में खंडपीठ स्थापना को लेकर आप क्या सोचते क्योंकि इसके इतिहास के बारे में और आंदोलन जब से शुरू हुआ, मांग जब से उठी, लगभग सभी लोग जानते हैं। मामला फंसा कहाँ हुआ उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। मामला ये फंसा है कि जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट में ये कहा गया कि आगरा उपयुक्त प्लेस है और मेरठ और आगरे में से किसी एक को चुनना चाहिए। आगरा उपयुक्त है, यही रिकमेंडेशन थी। मामला ये हुआ कि वकील जो कुछ कर सकते थे, अधिवक्ता जो कुछ कर सकते थे, वादकारियों को सुलभ न्याय और सस्ता न्याय दिलाने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं छोड़ी, ना आगरा की जनता ने छोड़ी। तो कुल मिलाकर के ये मामला फंसा हुआ है कि जो राजनीतिक, जो हमारी सोच समझ थी, उसके हिसाब से हम चीजों को, क्योंकि अब इस बात को लेकर के काफी लंबा समय हो गया है, चीजें बदल गई हैं। मुझे लगता है कि अगर राज्य मंत्री जो कानून है भारत सरकार के, डबल इंजन की सरकार भी है, क्योंकि इससे बेहतर मौका दूसरा हो नहीं सकता है। या तो वो ये बता दें कि साहब प्रॉब्लम ये है तो नागरिक सुलझा लेंगे, और नहीं तो वही उसको सुलझा सकते हैं। मेरा अपना मानना ये है कि मेरठ और आगरा उपयुक्त है और मेरठ भी उसमें रिपोर्ट में था। अगर इसको ये कहा जाए कि साहब मेरठ, आगरा, मुजफ्फरनगर, झांसी, सबसे 2 घंटे की दूरी पर या 1.5 घंटे की दूरी पर हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो जानी चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये पूरा मामला सादाबाद के आसपास आ जाएगा, सादाबाद हाईवे पे, जेपी एक्सप्रेसवे पे। उसका कारण ये है कि हाई कोर्ट बेंच के लिए 100 एकड़ जमीन चाहिए, और 100 एकड़ जमीन जो है ना मेरठ से लेकर के और वहां तक कहीं नहीं है उपलब्ध, वो सादाबाद के बाद ही उपलब्ध है, जो आपका फर्स्ट हॉल है। तो इस हिसाब से वो एक तो आगरा में आ जाएगी अपने आप। दूसरा ये है कि मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, किसी को भी किसी तरह की इस पर ऑब्जेक्शन करने की मुझे लगता है कोई गुंजाइश छूटेगी नहीं। मुझे लगता है मांग का थोड़ा सा जो तरीका है उसको बदलना चाहिए, क्योंकि उसमें राजनीतिक प्रभाव की बात है, ये लोग राजनीतिक नफा नुकसान की तो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उसमें वो सक सकता है। तो मांग को थोड़ा, क्योंकि हाईकोर्ट बेंच रावतवाड़े में तो बनेगी नहीं, ना किनारी बाजार में बनेगी और ना कहीं आसपास इस इलाके में बनेगी। मुझे लगता है थोड़ा सा सुधार करें, और कानून राज्य मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया था, वो जिन्होंने गिरफ्तारी दी थी, तो वो या तो ये कहें वो मांग गलत थी, और या फिर उसको कहें कि नहीं बननी चाहिए।
या अपनी बताएं कि भाई मैं राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नहीं हूं, मैं तो सिर्फ प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहा हूं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जिस संसदीय क्षेत्र से चुने गए हैं वहां आपकी जनता के प्रति इतनी ईमानदारी तो होनी चाहिए कि आप ये बता सकें कि भाई वास्तविक पोजीशन क्या है। आप आगरा की जनता का ये अधिकार है कि उसको वस्तु स्थिति से अवगत होना चाहिए, और उसके ये मतलब उसका ये अधिकार है कि जनप्रतिनिधियों को या कानून मंत्री को ये उनको बताना चाहिए कि भाई वस्तु स्थिति ये है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या नहीं कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता हूं। इतनी ही बात हो जाती है। तो जनता तो जब किसान लोग अपनी बात मनवा सकते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग भी अपनी बात मनवा लेंगे, इसमें क्या दिक्कत। क्योंकि ये बात इस तरह से नहीं चलेगी कि साहब मेरठ के लोग मेरठ चाहते हैं, आगरा के लोग आगरा चाहते हैं, इसलिए हम डबल इंजन की सरकार होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि उसके लिए जब आप कह सकते हैं कि साहब डेस्टिनेशन को ही तो लेके सवाल है। डेस्टिनेशन अगर मान लीजिए मेरठ और आगरा और झांसी के बीच में अगर 1-1.5-2 घंटे का रहता तो कोई आपत्ति नहीं होगी किसी को, और ये बात जो है बार एसोसिएशन आपस में मिलकर भी तय कर सकती है। मगर सबसे पहले कानून मंत्री को वस्तु स्थिति से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को अवगत कराना चाहिए, ये उनकी मॉरल ड्यूटी भी है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी का इतिहास तो जो 1866, 68 और फिर उसके बाद में 81 में आयोग, फिर 85 में रिपोर्ट, वो सारा कुछ सारे लोगों को मालूम है। बात यह है कि अगर लॉ मिनिस्टर अपनी स्थिति, राजनीतिक ताकत अगर वो जनता के बीच शेयर करते हैं तो मुझे लगता है जनता उनका सहयोग भी करेगी, इतनी सी बात है। क्योंकि बेंच का मतलब लोगों को सुलभ और सस्ता न्याय दिलाना भी है। इकोनॉमिक पोजीशन शहर की या जहां भी बेंच बनेगी वहां लोग आएंगे जाएंगे, तो मुझे लगता है वो सबको ही लाभ हो सकता है, वो एक अलग मसला है। तो मुझे लगता है कि सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए हाई कोर्ट बेंच की स्थापना नागरिक अधिकारों का ना होना नागरिक अधिकारों का हनन है, और वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नागरिक अधिकारों का हनन है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए। अमीर भाई, आप जानते हैं कि एक नई बहस अशोक भाई ने यहाँ से छेड़ दी कि आगरा की जिद करके हमें ऐसा देखना चाहिए कि यदि 150 किलोमीटर कुछ आगे पीछे जो सबके लिए ठीक हो वो होनी चाहिए। लेकिन इस बात पे भी अभी हम दूसरे राउंड में आएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी अगर हम अशोक भाई की बात को समझे, एक तो ये संघर्ष वाहिनी से निकले हुए प्रोडक्ट हैं, तो इनकी बातों में हमेशा संघर्ष रहता है। तो लेकिन इन्होंने एक बात स्पष्ट जरूर कही है कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप कोई लुजुर-फुजुर सी बातें हो रही हो, आए कोई आदमी किसी पे चंदन लगा रहा है, कोई किसी पे टीका लगा रहा है, मांग भी चाहता है लेकिन ये भी चाहता है कि वो फला व्यक्ति नाराज ना हो, ऐसे नहीं चलेगा। इवन उन्होंने तो ये भी कह दिया कि खुद मंत्री ये बताएं कि मेरी स्थिति क्या है, मैं कहाँ हूँ, मैं कुछ इसमें कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। आप क्या समझते हैं, क्या आंदोलन के तेवर नहीं बदले जाने चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि आंदोलन में थोड़ी कठोरता नहीं आनी चाहिए? देखिए पवन भाई, अशोक भाई ने जो बात स्थान की कही है, अभी तो सवाल ये है कि पहले सरकार ये तो घोषणा करे कि वो वेस्टर्न यूपी में बेंच बनाना चाहती है। अभी तो वो इसी पे अटके हुए हैं। वो तो इलाहाबाद का विरोध उनको इतना भारी नजर आता है कि अभी तो वो यही निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हम बेंच बनाएं, घोषणा करें ना करें कि भाई वेस्टर्न यूपी में जरूरत है या नहीं है बेंच की, और हमारा इरादा है या नहीं है। आगरा में केंद्रीय मंत्री आते हैं तो कहते हैं कि सरकार विचार कर रही है। उनके जाने के बाद दूसरे दिन जब छपती है और इलाहाबाद के वकील विरोध करते हैं तो वो कह देते हैं नहीं, मैंने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया था कि सरकार विचार कर रही है बेंच बनाने के ऊपर। ये बात। दूसरी बात जो स्थान की है, तो स्थान तो देखिए आगरा जिले के अंदर बहुत स्थान मौजूद है। सरकार अगर चाहेगी तो आगरा जिले के अंदर बहुत जगह मौजूद है, उसके लिए सादाबाद या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आगरा शहर से हटके ही बनेगी डेफिनेटली। जब कोई भी निर्माण होगा, बेंच बनेगी, तो सिटी के अंदर तो जगह नहीं है आपके पास, लेकिन आगरा से लगे हुए एरिया किसी भी तरफ आप चले जाइए। चाहे तो आप वहां फतेहाबाद वाली रोड पे आ जाएं, शमशाबाद वाली रोड पे आ जाएं, फतेहपुर सीकरी वाली रोड पर आ जाएं, मथुरा की साइड पे आ जाएं, तो कहीं भी आज जगह तो तुरंत प्रशासन चाहेगा तो जगह तो जो है 10 मिनट के अंदर ढूंढ कर रखना, इतनी जगह सरकार के पास मौजूद है। सवाल ये कि इच्छा शक्ति, सरकार के अंदर जो इच्छा शक्ति तो हो कि वो बनाना चाहती है।
और जहां तक हमारे केंद्रीय विधि राज्य मंत्री जी का सवाल है, देखिए अब जो राजनीति का ट्रेंड हो गया है, अब विकास की कोई बात नहीं करता है। सारा चुनाव धार्मिक आधार पर सिमट के रह जाता है, सारा चुनाव जातिगत आधार पे आ जाता है। और इस मामले में सांसद जी बिल्कुल निश्चिंत है कि वो चाहे बेंच बने ना बने, कुछ भी कह दें, 2-4 दिन विरोध होगा, लेकिन जब चुनाव नजदीक आएगा, वोट पड़ने की नौबत आएगी, तो वही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा, जिसपे सरकारों की तरफ से आप देख रहे होंगे सत्ताधारी दल के लोगों के बयानात, वो पूरा का पूरा उसको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पे ला रहे हैं। जिन्ना गन्ना और ये सारी चीजें, देखिए आखिर में जब चुनाव आएगा वो सिमट के सांप्रदायिक आधार पे आ जाएगा। और उस पर जब होगा, जो आज खंडपीठ का आंदोलन जो अधिवक्ता साथी चला रहे हैं, वो भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे, धार्मिक आधार पर वो भी बढ़ जाएंगे, और पता लगा सब के सब सत्ताधारी दल के साथ, काफी बड़ी तादाद सत्ताधारी दल के साथ खड़ी नजर आएगी। सिंसियरिटी आंदोलन की जो होनी चाहिए, जो अंतरात्मा से आंदोलन होना चाहिए, जो एक भावना होनी चाहिए, उसकी कमी है अधिवक्ताओं के अंदर। और मैं समझता हूं, मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कहना चाहता हूं, हालांकि कुछ लोगों को ये बात बुरी लगेगी, लगे तो लगती रहे, अभी तक आंदोलन में यही हुआ है, राजनीति आंदोलन पे हावी हो गई है। सत्ताधारी दल ने हमेशा आंदोलन को में टूट फूट करने का काम किया, और जो सत्ताधारी दल के लोग होते हैं वो जब चर्चा में आएंगे तो जरूर कहेंगे भाई बेंच चाहिए, क्योंकि अधिवक्ता है, कैसे कह देंगे बेंच नहीं चाहिए, बेंच चाहिए। लेकिन उसके लिए प्रयास सच्चे मन से करो, सच्चे मन से वो भी नहीं कर रहे। विपक्षी दलों का भी ये हाल है, जो हमारे साथी विपक्षी पार्टियों से जुड़े उनका भी ये है कि भाई चमकाने के लिए हो जाए, इसके बाद गंभीर प्रयास वो भी नहीं करते। वो जब सत्ता में आ जाएंगे तो वो भी निष्क्रिय हो जाएंगे। तो हमारा ये बड़ा कटु अनुभव रहा है, जो भी सत्ताधारी दल रहा है उससे जुड़े लोग इस आंदोलन से हमेशा दूर रहे, उन्होंने वो सहयोग नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए। देखिए अमीर भाई, जिसे कहते हैं आपकी बातों से हल्की सी निराशा झलक रही है, लेकिन अभी मैंने एक कमेंट देख रहा हूं, जो हमारे एक दर्शक हैं दीपक सरीन का एक कमेंट आ रहा है। ये मुझे कुछ जैसे कहते हैं कि काले बादलों में एक चांदी की रेखा, सिल्वर लाइन इन ब्लैक क्लाउड्स वाली जो बात है, ये दीपक सरीन के बारे में जो लोग जानते हैं, इन्होंने ये अकेले ही तो चले थे ये फीस के मुद्दे पर लेकर, चंद दो एक साथी थे। मैंने भी कुछ थोड़ा बहुत गिलहरी जैसा प्रयास किया था साथ चलने का, और हमने ताज न्यूज़ ने भी थोड़ा बहुत इनिशियल उसमें प्रयास किया था, उन बातों को हम साथ लाए। फिर वो देखते-देखते पापा संस्था इतना जोर पकड़ गई कि आज उन लोगों की स्थिति ये है कि वो पापा संस्था के जो सदस्य हैं, वो टोपी लगाकर यदि किसी स्कूल पर पहुँच जाते हैं, तो वो मनमानी नहीं कर पाता है। तो हमें निराश होने की या कहीं न कहीं ऐसे अगर हम कहें तो ये भी एक उपलब्धि है, अगर ऐसे लोग हमारे आंदोलन से या खंडपीठ के आंदोलन स्थापना के लिए लोग धीरे-धीरे जुड़ रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से ही सही। क्योंकि अब अखबार हो या टीवी चैनल्स हो, वो तो कहीं न कहीं वो तो चलते हैं दूसरे चीज़ों पर, उनको 10 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब स्थिति ये है कि प्रशासन भी अपने हिसाब से चयन करता है कि किस पत्रकार को कहाँ ले जाना है, कहाँ नहीं ले जाना है। तो पत्रकारिता भी काफ़ी कुछ खत्म सी हो गई है। तो डिजिटल माध्यम ही एक ऐसा बनता है जहाँ हम और आप त्वरित रूप से अपनी बात कर सकते हैं, चाहे हम कहीं पर भी हों। अब जैसे अशोक भाई चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं हमसे। तो ये एक आंदोलन में धीरे-धीरे लोगों का जुड़ाव ही है। लोगों के कदम ज़रूर रुक जाते हैं, थक जाते हैं थोड़ी देर, लेकिन यदि हम उन्हें प्रोत्साहित करें, तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। मैं अशोक भाई की तरफ जाना चाहूँगा। अशोक भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने मैं तो बहुत नज़दीक से आपको जानता हूँ, वर्षों से जानता हूँ, और आपने क्या-क्या करामात की हैं, वो भी सब जानता हूँ, चमत्कार किए हैं। आपने शिथिल पड़े हुए लोगों में ऊर्जा फूँक दी है और उन पुतलों को आपने एकदम सैनिक बना दिया। ये सब मैंने बहुत नज़दीक से देखा। तो आप क्या समझते हैं इस आंदोलन में अब क्या करना चाहिए जिसमें स्फूर्ति आए? लड़ने और जीतने के बाद में सेना खड़ी कैसे हो? देखिए, बात ये है कि मैं बार-बार इस बात को ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर कानून राज्य मंत्री भारत सरकार अगर आगरा में या जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं करवा पाते हैं, तो निश्चित रूप से ये आगरा की जनता का मनोबल टूटने की बात है। वकीलों का कोई मनोबल नहीं टूटा हुआ है, वकील तो लड़ ही रहे हैं, और ये आगरा की जनता के साथ उनका राजनीतिक विश्वासघात भी होगा। ये उनकी ड्यूटी बनती है कि वो जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट को लेकर, मान लीजिएगा कि स्थान को लेकर विवाद है,
तो अब वो विवाद जो है नेशनल हाईवेज का जो पूरा का पूरा तंत्र बिछ गया है, तो वो नागरिक सुलझा लेंगे। मगर जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट लागू हो, जिसमें आगरा उपयुक्त स्थान माना गया है, उसको हमारे राज्य मंत्री, कानून राज्य मंत्री उसको लागू कराएं। वो इससे नहीं बच सकते हैं कि साहब मेरे हाथ में ताकत नहीं है, उन्हीं के हाथ में ताकत है, क्योंकि मैं भी भारत सरकार के मंत्रालयों के कार्य पद्धति को जानता हूं। तो ये नहीं कह सकते हैं कि साहब मैं क्या करूं, ऐसा नहीं कह सकते। उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और उनको आगरा की जनता के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए उसको न्याय सुलभ और सस्ता और आरामदायक मिले, उसके लिए उनकी ये नैतिक और लीगल जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव से पूर्व खंडपीठ की घोषणा और उसके जो भी प्रस्ताव और प्रस्तावों के ऊपर जो कार्रवाई होती है वो उनको पूरी कराने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये योगी जी की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं कैबिनेट और भारत सरकार में भी मंत्री है। तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि साहब मैं योगी जी के तौर तरीके को नहीं जानता हूं या श्री मोदी जी के तौर तरीके को नहीं जानता हूं, क्योंकि इनसे बेहतर कोई दूसरा ब्रिज का काम नहीं कर सकता है। अगर आगरे में हाई कोर्ट बेंच नहीं आ पाती है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी घोषणा नहीं हो पाती है, तो उसके लिए दोषी सिर्फ एसपी सिंह बघेल राज्य मंत्री भारत सरकार होंगे और अब ये दोष किसी के ऊपर नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इनको राजनीतिक अनुभव लंबा है। कोई ऐसा नहीं है कि नए नेता है, सारी चीजों को सोचते और समझते हैं, कर सकते हैं अगर करना चाहें। कोई चीज ऐसी नहीं है जो अब भी अगर मुमकिन नहीं है तो फिर तय है कि आगरा में खंडपीठ नहीं बनेगी, ये भी तय मान लीजिए। जी अमीर भाई ये तो बात अभी अशोक भाई ने भी कही कि आगरा के जो अधिवक्ता समाज है उनका मनोबल नहीं टूटा है और वो तो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं भी इस बात से सहमत हूं, क्योंकि मैं अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता लोगों को, वकील साहिबान लोगों को बहुत नजदीक से देख रहा हूं, उनकी भावनाओं को देख रहा हूं। ये बात इससे भी समझी जा सकती है कि एक अधिवक्ता जिस समय सबसे ज्यादा व्यस्त होता है, अपने क्लाइंट से बात करता है, वो हमारे कार्यक्रम में आने के लिए अपने आते हैं और दर्शकों से बात करते हैं, अपनी बात को समझाते हैं। इसका मतलब कि वो किसी भी तरह से कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन कानून को मानने वाले हैं तो कानून तो तोड़ने जैसी बात नहीं कर सकते, हिचक होती है उन्हें, इसलिए आंदोलन को उग्रता देने से वो बचते होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि जनता को कैसे जागृत किया जाए? किस तरह से आप लोगों के प्रयास हो रहे हैं? और अधिवक्ता समाज की मनोदशा पे आपकी क्या टिप्पणी? देखिए पवन भाई, जनता को जोड़ने के लिए अधिवक्ताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और जनता जुड़ी भी है इस आंदोलन से। ऐसा नहीं है, आप, मैंने उस दिन भी जैसे कि अर्ज किया था कि आप शहर में कहीं भी निकल जाइए, किसी से भी बात कीजिए, आपको शहर में दो चार लोगों को छोड़ के कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो इस मांग का समर्थन ना करता हो और उसकी इच्छा है कि भाई खंडपीठ की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि जो सरकारों की जो कार्य प्रणाली है, जब वो जनता की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है, तो फिर तो देखिए जैसे किसान आंदोलन हुआ, उस तर्ज पे जनता निकल आया, पूरे शहर को जाम कर दे। 5 दिन अगर पूरा शहर जाम कर दे जनता, तो छठा दिन होगा जो खंडपीठ की स्थापना की घोषणा ना हो। लेकिन दिक्कत ये है कि जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया था, आप, मैं निराश कतई नहीं हूँ। मैंने जो आपसे बात कही थी वो निराशा की वाली बात नहीं है, निराश तो होने का सवाल ही नहीं है। मैं तो इस आंदोलन से जब से वकालत में आया 1981 दिसंबर से, तब से जुड़ा हुआ इस आंदोलन में। और मैंने इस आंदोलन की वो तीव्रता देखी है कि हमने सारी सिक्योरिटी को चकमा देते हुए ताजमहल के मुख्य गुम्बद पे जाके काला झंडा फहराया, बैनर लहराए थे, किए थे। केंद्र सरकार के दफ्तरों में हमने 2-2 घंटे ताले डाल के रखे, लाल किले का गेट हमने बंद किया, सारी ट्रेनें रोकी, बाजार बंदी हुई। और एक दौर ऐसा आया था कि उस आंदोलन उभर के आ चुका था कि सरकार ने फिर 26 सितंबर 2001 को भीषण लाठीचार्ज कराया। और उस दिन के बाद से इस आंदोलन से जो है, जब वकील निर्मम तरीके से बहुत, जब पुलिस ने मारपीट की है और कोई एक्शन सरकार ने नहीं लिया, उस लाठीचार्ज का भी एक कमीशन बना जस्टिस गिरधर मालवीय वाला, उन्होंने रिकमेंडेशन की, उन्होंने पुलिस को दोषी पाया, उस कमीशन की रिपोर्ट पे आज तक अमल नहीं हुआ, किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वकीलों के अंदर भी ये मैसेज चला गया कि भाई कोई सरकार सुनने वाली नहीं है। और देखिए, जब
अगर आप कोई मांग लेकर निकल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अगर उसमें 5% भी सरकार आपकी मांग को मान ले तो एक स्फूर्ति पैदा होती है, एक उम्मीद की किरण बनती है। लेकिन ये मुद्दा ऐसा बन चुका है कि आज स्थिति ये है कि अधिवक्ता समाज के अंदर ही, ये मैं खुल के इस बात को कह रहा हूँ कि आज अधिवक्ता समाज के अंदर ही वो जोश, वो वलवला, वो जज्बा नहीं बाकी बचा कि वो पूरी मजबूती से इस आंदोलन में साथ आ जाए। आज हमें अधिवक्ताओं को जुटाना पड़ता है जाके। और एक समय ऐसा था कि जब एक आवाज के ऊपर सिर्फ अखबार में खबर छपती थी, कल इतने बजे यहाँ प्रदर्शन होना है, तो अधिवक्ताओं की भीड़ पूरी सड़कों पे नजर आती थी। आज स्थिति है कि हमें सीट सीट जाकर अधिवक्ताओं को उठाना पड़ता है, और उनका एक ही होता है, भाई साहब इतने समय तो हो गया होते थे, कुछ भी तो हुआ नहीं है, क्या होगा। यहाँ के नेता कुछ करने ही नहीं चाहते हैं। और दिक्कत जो इस समय जो आ रही है हमारे, मैं जो महसूस करता हूँ, असल में हमारे जो सीनियर्स जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया, जो रणनीति बनाई, जिनको एक अनुभव था लंबा आंदोलन चलाने का, जिन्होंने अपने प्रयासों से जसवंत सिंह कमीशन की रिपोर्ट आगरा के फेवर में दिलवाई, वो हमारी सारी जो फर्स्ट लाइन थी वो इस समय अब नहीं है। सब स्वर्गवासी हो चुके, एक आध उसमें से बचा है तो वो इतने वृद्ध हो चुके हैं कि वो समय नहीं दे सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो इस समय जरूरत इस बात की है कि इस आंदोलन की कमान ऐसे लोगों के हाथों में आए जिन्हें आंदोलन का अनुभव रहा हो। और दिक्कत, जैसा मैंने आपसे बताया, सत्ताधारी दल के जो प्रपंच, छल प्रपंच होते हैं, उनसे पार पाना बड़ा मुश्किल होता है। उसी का नतीजा है कि हमारे यहाँ 27 या 28 बार एसोसिएशन बन गई। पूरी यूपी में हर जिले के अंदर अधिवक्ताओं के कल्याण की योजनाएं हैं, सिवाय एक आगरा को छोड़कर। आगरा एक ऐसा जिला है जिससे दो दो चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रहे और लंबे समय तक मेंबर रहे दो। लेकिन इसके बावजूद आगरा में आज तक कोई भी अधिवक्ता कल्याण की योजना लोकल लेवल पर, जो जिले लेवल पे होती है, वो हम लोग नहीं चलवा पाए। कारण कारण ये कि यहाँ हर आदमी अपने को लीडर बना हुआ है, हर आदमी बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, हर आदमी बार एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी है। ये सारी दिक्कतें हैं और ये सारे छल प्रपंच शासन करता है, प्रशासन करता है, शासन करता है। जब उन्हें जरूरत होती है, एक हाथ रख दिया किसी के ऊपर, वो एक गुट खड़ा हो गया, उसने पूरे आंदोलन का वो इधर से उधर कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। खुल के तो विरोध कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो सत्ता के छल प्रपंच षड्यंत्र होते हैं उसके तहत ऐसे काम करवाए जाते हैं कि चलता हुआ आंदोलन एकदम से ठप हो जाता है। अब बताइए, आप भी बताएं, कितने लंबे समय से ये आंदोलन कुछ सुगबुगाटी नहीं थी, कोई बात ही नहीं कर रहा था इसके बारे में। एक बस बयान आया, उसके बाद से शुरुआत हुई, और अब आप देख रहे हैं स्थिति। मैं खुल के इस बात को कहना चाहता हूँ कि सत्ता का इस वक्त, सत्ता इस तरह से हावी है, मीडिया को उसने पूरा अपने कब्जे में किया हुआ है, प्रशासन को अपने कब्जे में किया हुआ है। इसी तरह से अधिवक्ता समाज में भी उसने आपस में ही विघटन पैदा करा दिया है। वही वजह है कि ये आंदोलन गति नहीं पकड़ पा रहा। अभी भाई आपने ठीक कहा। धीरे धीरे आप दोनों लोग बहुत ही अनुभवी लोग हैं, आप नब्ज को पकड़ के देख रहे हैं और बता रहे हैं, और निर्भीकता से, और निर्भीकता का बड़ी स्पष्टवादी आपकी लोगों की सोच है आप दोनों की, और उसको बता भी रहे हैं। तो इस दौरान हम देख रहे हैं कि वॉइस ऑफ आगरा, हमें मैसेज आ रहा है उनका, वो बता रहे हैं कि आगरा में खंडपीठ की स्थापना बहुत जरूरी है और जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति में कमी है। आगरा के जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति में उनकी कमी है, ये वॉइस ऑफ आगरा है वो बता रहे हैं। और दूसरा, वो ताज न्यूज के इस प्रयास को भी सराहनीय कह रहे हैं। तो वॉइस ऑफ आगरा हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। हम हर उस व्यक्ति के उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो अच्छे-अच्छे कमेंट आते हैं, वो स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आपने अच्छा प्रश्न किया, आप पे भी चर्चा ज़रूर करेंगे कि क्या आगरा के जनप्रतिनिधियों में इच्छा शक्ति की कमी है। लेकिन मैं अशोक भाई की तरफ जाना चाहूँगा। अशोक भाई, मेरा ये प्रश्न है कि अभी जो चर्चा हो रही थी अबीर भाई से, कि धीरे-धीरे जो लोग अभी सक्रिय हैं वो भी कमज़ोर हो जाएँगे। वजह कारण क्या है कि देखिए, वो लोग अधिवक्ता समाज में हैं, बहुत ही मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। मजे की बात तो ये है, मजा तो नहीं कहूँगा, बल्कि आश्चर्य की बात ये है, विडंबना है कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते, इतने जमा पैसे नहीं होते कि वो महीने 15 दिन के लिए अपना काम कर सकें। वो लगभग तो उन्हें मजबूर होकर वो उस आंदोलन से थोड़ा अलग होना पड़ता है। सोचना पड़ता है कि लंबा आंदोलन, एक बड़ी परसेंटेज तो है, जो कुछ लोगों की है जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है या दूसरे अन्य संसाधन हैं, वो लोग लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जैसे जूनियर एडवोकेट्स हैं
या जो उनके असिस्टेंट होते हैं, या ज्यादातर अधिकांशतः वकील साहब लोग जो होते हैं उनमें जज्बा तो बहुत होता है, सरस्वती की कृपा होती है, लेकिन लक्ष्मी उनसे थोड़ा दूर रहती है। क्या कहना चाहेंगे, ये भी एक कारण है क्या इसमें? से कारण तो है, मगर जब तक सरस्वती और लक्ष्मी का मिलन नहीं होगा तब तक आंदोलन में गति नहीं आएगी, ये भी ठीक है। मगर मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि ये सवाल विधायी है, ये एग्जीक्यूटिव का सवाल नहीं है। तो विधायी सवाल के लिए, जैसा कि वॉइस ऑफ आगरा पे भी जो लोग कह रहे हैं वो बात ठीक कह रहे हैं कि अगर जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति में कमजोरी है, उसके कारण जनता को सुलभ और सस्ता न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मसला है वो विधायी तंत्र से ही हल होना है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, और निर्णय उसको जो है लेना है जो सरकार को। तो बड़ा सीधा सा है। मीर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो कर सकते हैं लोग कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। एक पीढ़ी जा चुकी है और जिस पीढ़ी जाने वाली जो पीढ़ी है उसमें हम लोग शामिल है, किसी गलतफहमी में नहीं है। 500 साल कोई जिंदा नहीं रहता है, हम लोग भी सीनियर सिटीजन हो गए। हो सकता है अगली पीढ़ी इसको हासिल करे। ये भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश 3 हिस्सों में टूट जाए और उसके 3 हाईकोर्ट बन जाए, तो हाईकोर्ट भी हो सकता है। तो वो आगे क्या होगा, जैसे उत्तराखंड अलग हुआ, हाईकोर्ट, वो इलाहाबाद के लोग तो कह ही रहे हैं कि भाई उत्तराखंड अलग हो चुका है, उसमें बेंच हाईकोर्ट आ चुका है, अब जरूरत क्या है। अरे भाई, ये इलाहाबाद के वकील तय करेंगे कि जरूरत है कि नहीं आगरे में बनने के लिए। जैसा आमिर भाई ने कहा, 3 बार काउंसिल चेयरमैन हुए, खैर एक तीसरा बार तो जो चेयरमैन हुआ वो बेचारा सरवाइव नहीं कर पाया, 24-25 घंटे ही रह पाया, वो अलग बात है। मगर हमारे बार काउंसिल चेयरमैन ने, प्रवीण सिंह ने अच्छी लड़ाई लड़ी, काफी दिल्ली तक ले गए, ये ले गए, साल 6 महीने तक बंद भी रही हाईकोर्ट, लगातार लोग उस पर प्रयास कर रहे हैं। तो वकीलों की तरफ से कोई कमी नहीं है। वकीलों का अपना इंटरेस्ट भी ज्यादा नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि जो प्रैक्टिशनर है वो निश्चित रूप से यहाँ भी कमा खा रहे हैं, कमाने खाने की दिक्कत नहीं है, मगर ये जरूरत इस बात की है कि हमारी जनता को सुलभ और सस्ता न्याय मिले। निश्चित रूप से आगरा में टूरिज्म और हाईकोर्ट के आने से इनका दोनों का मेल होगा, तो मुझे लगता है जनता को भी 2 लाभ मिलेंगे। मुकदमा लड़ने के लिए आएगा, सस्ता हो जाएगा, उस बहाने जो है ऐतिहासिक जो आपके ऐतिहासिक जो बिल्डिंग्स हैं, जो मॉन्यूमेंट हैं, उनको भी घूम जाएगा। तो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से, तीनों तरह से अगर हम देखेंगे इसको, तो अगर हाई कोर्ट बेंच की स्थापना अब वकीलों के हाथ में नहीं है, वकील तो लड़ ही रहे हैं, ये सारा का सारा अगर ये आंदोलन, अगर हाई कोर्ट की बेंच नहीं बनती है और आंदोलन नहीं चलता है, तो इसके लिए भी हमारे जनप्रतिनिधि दोषी होंगे राजनीतिक रूप से, चाहे वो किसी पार्टी के हों, क्योंकि उनकी ये मॉरल ड्यूटी है। उन्होंने हमारे जब हमारे कानून मंत्री ने गिरफ्तारी दी थी, तो या तो वो ये कहे कि मैंने गलत गिरफ्तारी दी थी, अगर सही दी थी तो उसके लिए काम करें, वो ये नहीं कह सकते मेरे हाथ में नहीं। देखिए, फिर मैं यही कह रहा हूं, आप भगने का मौका मत दीजिए। वैसे मैं जानता हूं कि श्री एसपी सिंह बघेल बहुत सक्षम व्यक्ति हैं, बहुत सक्षम नेता हैं हर तरह से, और वो आगरा की जनता के मोरल को नीचे नहीं गिरने देंगे, ऐसी मैं उम्मीद भी करता हूं। मगर उनको अपनी स्थिति तो जनता के बीच में साफ करनी ही होगी। ये पवन भाई, ये जो मसला है, इसको हमको नागरिक की दृष्टि से, आगरा अपना शहर की दृष्टि से देखना होगा। इसको हम इस तरीके से नहीं देख सकते हैं। अगर हम इसको इस तरह से देखने की दिल, मतलब यानी कि दल आपका कोई भी हो, दिल वही होना चाहिए जो आगरे का है, जहां पैदा हुए, जहां बड़े हुए, तो निश्चित रूप से यह मसला हल हो जाएगा। जी अमित भाई, मैं आपसे ये अभी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बीच में आई, अशोक भाई ने कहा कि पर्यटन से अगर ये हाईकोर्ट के इसको जोड़ देंगे तो आगरा को बहुत फायदा होगा। एक सवाल मेरे मन में आया, आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था या जो टूरिज्म आता, टूरिस्ट जो आता है, ये भी कई तरह का होता है। एक ऐसा टूरिस्ट आता है जिससे हाई क्लास को ही फायदा होता है, या बहुत बड़े बड़े होटल्स को फायदा होता है, जिनका पैसा ऑनलाइन कहा जाता है, पता नहीं क्या होता है, और वो बिस्लरी भी दिल्ली से या कहीं बाहर से ही लेके आता है।
वो आता जरूर है, उसका शरीर आता है, लेकिन उसकी जेब और उसका बटुआ यहाँ नहीं आता। लेकिन हाईकोर्ट के आने से एक ऐसा तबका आएगा, एक ऐसा तबका यहाँ पर होगा जो खर्च करेगा तो उस तबके के पास जाएगा जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैंने एक रोज चर्चा में ये सवाल उठा था और मैंने कहा था कि इलाहाबाद पूरा शहर सिर्फ हाई कोर्ट और एजी ऑफिस के बूते पे चल रहा है। इलाहाबाद का जितना विकास हुआ है, जितना वहाँ का बिजनेस है, व्यापार है, जो एक छोटे लेवल का जो डेली अर्निंग वाला जो बिजनेस है, वो सारा का सारा हाई कोर्ट से ही डिपेंड करता है। अब जो बड़ी एलिट क्लास की आपने बात करी, तो वो तो जाते भी नहीं है, उनके तो एम्प्लॉइज होते हैं, वो चले जाते हैं अपना, अब 3 स्टार 5 स्टार होटल में ठहरते हैं। लेकिन आप इलाहाबाद जाके एक अध्ययन कीजिए तो आपको जो बजट क्लास होटल है, धर्मशालाएं हैं, जो छोटे छोटे गेस्ट हाउस है, वो सारे भरे आपको मिलेंगे। वो एक आम बातकारी जो मिडिल क्लास से भी नीचे होता है, गरीब तबके का व्यक्ति होता है, वो धर्मशाला में ठहरता है। उससे ऊपर वाला आता है, वो बजट क्लास होटल लेता है और उसका लाभ देखिए ढाबे वालों को मिलता है, होटल वालों को मिलता है, रिक्शे वाले को मिलता है, टैक्सी वाले को मिलता है। और आगरा तो देखिए ऐसी जगह है कि यहाँ बजट क्लास होटलों की भरमार है। जब हाई कोर्ट की बेंच अगर आ जाती है तो उन्हें पूरा 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 जो है बिजनेस मिलेगा। रिक्शे वाले, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, इसके अलावा आपके पेठा, जूता, दालमोट और सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी, आगरा, क्योंकि देखिए जो भी हाई कोर्ट आता है क्लाइंट, वो सुबह से लेकर शाम तक दिल्ली से टूरिस्ट आता है, कहीं और से आता है, आया ताजमहल देखा, सिकंदरा देखा, किला देखा, वापस हो गया, फतेहपुर सीकरी चला गया। एक दिन रुकने वाले टूरिस्ट की तादाद बहुत कम होती है, 100 अगर टूरिस्ट आएंगे तो उसमें से 90 दिन ही दिन में चले जाते हैं। लेकिन हाईकोर्ट बेंच अगर स्थापित हो गई, जो बातकारी आएगा वो एक रात तो रुकेगा ही रुकेगा। उसको आना है, अपने वकील से कंसल्ट करना है, वकील को एंगेज करना है, दूसरे दिन फिर रुकेगा। और अगर सुनवाई में उसे जरूरत है रुकने की तो वो 3 दिन भी रुक सकता है। तो बिजनेस तो बढ़ना ही बढ़ना है। अगर बेंच स्थापित हो गई तो जो रोना रो रहे हैं हमारे जो इंडस्ट्री वाले साथी रोते हैं, चैम्बर्स वाले रोते हैं, असली लड़ाई तो उनको लड़नी चाहिए। असली लाभ तो उनको होता है, नेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को असली लाभ होगा, होटल टूरिस्ट इंडस्ट्री को लाभ होगा इसका। यहाँ की टैक्सी यूनियन है, रिक्शा यूनियन है, इन सबको इस लड़ाई में आगे आना चाहिए। उन लोगों को, मैं तो कहता हूँ उन लोगों को इस आंदोलन को अपने हाथ में लेना चाहिए, ये उनके हित की बात है। अधिवक्ता को तो देखिए, जैसे अशोक भाई ने कहा, जो भी अधिवक्ता इस लायक होगा कि जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी उसकी इतनी आमदनी है कि अगर हाई कोर्ट बेंच नहीं, इतने साल से नहीं आ रही, हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। मैं तो प्योरली वकील हूँ, मैंने तो जो भी अर्न किया सिर्फ वकालत के पेशे से ही किया है, मेरा कोई साइड बिजनेस नहीं है। लेकिन ऊपर वाले के अल्लाह की मेहरबानी है, मेहनत ईमानदारी, वकील के तो खून के अंदर ये बात होती है, उस पर तो काम आना ही आना है। और देखिए कोई ये भी नहीं है, मतलब हाई कोर्ट की बेंच अगर आ गई तो क्या आगरा के अधिवक्ता हाई फाई फीस बढ़ा दे? कुछ नहीं बढ़ा पाएंगे। मैं जिस क्लाइंट का काम आज की डेट में 10,000 में करता हूँ, हाई कोर्ट आ जाए ज्यादा, मैं उससे 15 ले लूंगा, इससे तो नहीं ले पाऊंगा ना, उसे मालूम है। तो बात ये है, फिर दूसरे पुराने रिश्ते क्लाइंट से ऐसे जुड़ जाते हैं। कई क्लाइंट ऐसे आते हैं जो उनसे हम फीस कह ही नहीं पाते, उन्होंने जो दे दिया वो स्वीकार करना होता है। इलाहाबाद जाने से काम ये है कि वहाँ डायरेक्ट टच नहीं होता वादकारी का वहाँ के अधिवक्ताओं से, और फिर वो मनमानी फीस उसमें होती है। जितना वो फंस गए किसी के चक्कर में, तो जो उसने मांग लिया वो उसको देना ही देना है। बहुत महंगा है आज की डेट में। हमारे साथ के जो जिन्होंने इलाहाबाद में प्रैक्टिस शुरू की, हमारे साथ वाले थे, उनकी फीस आज लाखों में हो गई है पवन भाई। 1.5 1.5 2 2 2.5 3 3 लाख रुपए फीस चार्ज कर रहे हैं। और उनसे योग्यता में जसवंत सिंह कमीशन ने ये भी अपनी रिपोर्ट में बहुत बड़ी एक वजह माना है कि आगरा के अधिवक्ताओं के अंदर उनका लीगल जो उनकी एबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। मेरठ के अधिवक्ता में वो बात नहीं है जो आगरा के अधिवक्ताओं के अंदर कानूनी ज्ञान और उनका जो कौशल है, वो उन्होंने, जसवंत सिंह कमीशन ने इसको भी डिस्कस किया है कि आगरा के एडवोकेट्स कॉम्पिटेंट है कि वो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इस आंदोलन को तो कायदे से देखा जाए तो उद्योगपतियों को अपने हाथ में लेना चाहिए, टूरिस्ट ट्रेड के लोगों को हाथ में लेना चाहिए, जो हमारे और ये यूनियंस हैं, बाकी छोटी जो शॉप्स कीपर्स है, इनको लेना चाहिए। जब आदमी आएगा शहर में घूमेगा तो कुछ ना कुछ तो खरीदारी करेगा, उसका लाभ इन्हीं को मिल रहा है। अधिवक्ता को तो फीस मिलनी है, और फीस में हम ज्यादा इजाफा नहीं कर पाएंगे। आज जो फीस हम ले रहे हैं हाई कोर्ट आने के बाद, उसमें मुश्किल से 10% की बढ़ोतरी हो पाएगी। उस 10% से ज्यादा हम नहीं मांग पाएंगे किसी भी क्लाइंट से। जी,
मेरा अमीर भाई, आपने जो एक बात कही कि हमें इन लोगों को जोड़ना चाहिए, इसी को मैं अशोक भाई से पूछना चाहूँगा। क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम बाज़ार कमेटियों को, व्यापार समितियों को, व्यापार की जो अलग-अलग है, उनको, या ऐसे लोगों ने जिन्होंने अभी हाल-फिलहाल में कुछ सफल आंदोलन किए हैं, संघर्ष किया है, सफल रहा हो या असफल रहा हो, एक अनुभव है अगर कुछ ऐसा करने का, तो हमें उन लोगों को जोड़ना चाहिए। जुड़ने का तरीका ये तो है नहीं कि आपने अपील कर दी और वो आपसे जुड़ गए। जोड़ने का तरीका ये है कि आपको या तो उन्हें बुलाना पड़ेगा अपने पास, या फिर आपको उनके पास जाना पड़ेगा और उनसे कुछ, उन्हें उनकी भी कुछ, उनके दिमाग में भी कुछ प्रश्न होंगे और इस आंदोलन और खंडपीठ की अहमियत को समझाना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे अशोक भाई इस पर? बिल्कुल अमीर भाई ठीक कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट बेंच के लिए जो संघर्ष समिति बनी है, उसमें सिर्फ वकीलों का काम नहीं है। उनकी ये जिम्मेदारी वकीलों की बनती है कि वो चैम्बर से लेकर के ऑटो रिक्शे वालों को, इनको सबको शामिल करते हुए एक बृहद संघर्ष समिति का गठन करें। और उन लोगों का पूरा सम्मान होना चाहिए, उन लोगों की पूरी बात समझाना भी चाहिए और उनकी बात सुननी भी चाहिए। तो निश्चित रूप से ये मूवमेंट और इसका फल परिणाम, मुझे लगता है कि अगर ये काम हाई कोर्ट बेंच जो इस समय, जो हाई कोर्ट संघर्ष समिति जो भी काम कर रही है हाई कोर्ट बेंच के लिए, अगर वो इस काम को अगर 15 दिन के अंदर खड़ा कर देती है, तो ये तय मानिएगा कि चुनाव की घोषणा से पूर्व आपको परिणाम भी हासिल हो सकता है। मगर ये बात सामूहिक बननी चाहिए अभी, क्योंकि फिर उस पर राजनीति नहीं हो पाएगी कि साहब ये वकीलों का आंदोलन है या इसमें फलाने वकील हैं, इसमें फलाने दल के वकील हैं, वो मामला खत्म हो जाएगा। एक बृहद जन संघर्ष समिति का गठन होना चाहिए और उसको विस्तार देना चाहिए। ये जो इस समय वर्तमान मौजूदा जो संघर्ष समिति है, इसको विस्तार देते हुए एक बृहद जनसंघर्ष समिति बननी चाहिए और संयुक्त रूप से उसको हाई कोर्ट बेंच के लिए अपने प्रतिनिधियों को याद दिलाना चाहिए। और जनता, ये भी बात बहुत अच्छी आप कह रहे हैं कि भाई जिनको इसके बारे में, जो नई पीढ़ी को नहीं मालूम, उसको बताना भी चाहिए, क्योंकि हमारा पिछले समय और इस समय में अंतर आया है। क्योंकि जब ये मूवमेंट दिल्ली की तरफ मार्च कर रहा था, उससे पहले लोगों ने यही काम किया था। अगर वो बृहद सम्मति जो संघर्ष समिति थी, अगर वो जीवंत हो सकती है, अगर उसमें लोग मौजूद है, तो उनको खड़ा कर देना चाहिए, नहीं तो नहीं बनानी चाहिए। मगर ये सब काम मुझे लगता है कि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अगर होता है, मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे तो ये सुनाई में आया था, क्योंकि पिछले दिनों जब मैं गया तो साहब उसके लिए 2 संघर्ष समिति बन गई बेंच के लिए। तो जो अमीर भाई जिस चीज को कह रहे हैं कि जब अभी से ही 2 बन गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल एंट्री उसमें आंदोलन वाली हो चुकी है और उसमें दिल का मसला नहीं है, वो दल का मसला हो जाएगा, और दल का मसला हो जाएगा तो नागरिक भुगतेंगे। तो ये बात ठीक है, मुझे लगता है कि अमीर भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। आपने जो सुझाव दिया उसका स्वागत है। इसको जनसंघर्ष समिति को जनसंघर्ष समिति में भी तब्दील करना चाहिए और उसमें हाई कोर्ट संघर्ष समिति के लिए जो वकीलों की जो कमेटी काम कर रही है, उसको उसके साथ जोड़ करके काम करना चाहिए। अगर कोई इस तरह का समन्वय की कोई बैठक अगर वर्तमान मौजूदा दोनों समितियां अगर करती है एक साथ संयुक्त, तो बहुत अच्छा होगा और ये सुखद परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा। जी, अशोक भाई आपने ठीक कहा। अमीर भाई आपसे एक सवाल अशोक भाई की बात से ही निकल के आता है, तो मैं चाहूंगा संक्षिप्त में उसका जवाब दें, क्योंकि अब हम समय कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में पहुंचते जा रहे हैं। अशोक भाई ने ये कहा कि चुनाव से पहले ही घोषणा हो सकती है यदि ठीक प्रयास हो। तो क्या आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक निर्णय जो होते हैं या जो ये निर्णय लिए जाते हैं, ये वोट को देख के लिए जाते हैं? तो अगर वोट को देख के लिए जाते हैं तो क्या इस समय लोहा गर्म नहीं है? देखिए पवन भाई, राजनीतिक दल जो भी निर्णय लेते हैं, सरकारें जो भी निर्णय लेती हैं, वो जाहिर सी बात है कि वो 100% उनका जो है वोट का मामला होता है। सत्ताधारी दल को जिस दिन ये एहसास हो गया कि ये हाई कोर्ट बेंच के मुद्दे पर चुनावों में हमें पराजय का सामना करना पड़ सकता है आगरा मंडल में, तो आप यकीन मानिए फौरन बेंच की घोषणा हो जाएगी। लेकिन ये मैसेज पूरे तरीके से जाए, तो इसीलिए तो सत्ता चाल चलती है, बांट देती है, सत्ता होने नहीं देती आंदोलन अपने खिलाफ कोई। उसे मालूम है, उसको पता है व्यापारियों से हमें क्या बात करनी है, उसे मालूम है दुकानदारों से हमें क्या बात करनी है,
उसे मालूम है अधिवक्ताओं में हमें क्या किस तरह से फूट पैदा करनी है। वो सारे षड्यंत्र छल प्रपंच 4 बार आंदोलन में हुए। शुरुआत में जब मैं वकालत में आया तो आंदोलन की कमान ज्ञानेंद्र सारस्वत जी के हाथ में थी, बखूबी इन्होंने आंदोलन चलाया। उसके बाद हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता रमन शर्मा जी, अब ज्ञानेंद्र सारस्वत जी नहीं रहे, रमन शर्मा जी ने के टाइम में आंदोलन बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा, दिल्ली तक पदयात्रा हुई, पूरा शहर बंद रहा, पूरे शहर ने सहयोग किया। उसके बाद कुछ ऐसे हालात पैदा किए सत्ता ने आपस में अधिवक्ताओं के अंदर क्लश पैदा कर दिया, उससे शुभ होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया संघर्ष समिति के संयोजक पद से। उसके बाद आंदोलन एकदम से नीचे चला गया। फिर जैसे तैसे हम जैसे नौजवानों ने, अशोक भाई भी थे, अनल बाबा भी थे उस समय, पीके सिंह भी थे, इन सब ने आंदोलन खड़ा किया, अचल शर्मा जी भी थे, और हम लोगों ने करके फिर केडी शर्मा जी को हम लोगों ने संयोजक बनाया। और केडी शर्मा जी के भी संयोजक काल में आंदोलन बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा। वहां भी, लेकिन वहां भी फिर राजनीति आई। उनके जो साथ थे केडी शर्मा जी के, उनमें से 2-4 लोग वो सत्ताधारी दल से प्रभावित होकर वो उन्होंने इस तरह की बातें कर दी कि आंदोलन के अंदर फूट पैदा हो गई। परिणाम स्वरूप उन्होंने भी इस्तीफा दिया। फिर उसके बाद से जो आंदोलन दबा है 2001 के लाठीचार्ज के बाद से, फिर ये आंदोलन उभर के आ ही नहीं पाया। और मैं इस बात को खुले मन से स्वीकार करता हूँ, मैं भी अपने को उसमें शामिल करता हूँ, मैं भी शामिल हूँ। हमारे लाख प्रयास किए जाने के बावजूद आज कोई भी सीनियर एडवोकेट, जिसे हम वन लाइन का सीनियर के सीनियर तो हम लोग भी हो चुके, 40 साल वकालत हो गए, अशोक भाई ने सही कहा, हम भी उसी कतार में है, हम लोग भी चले जाएंगे। लेकिन आज देखिए, नेतृत्व के लिए एक ऐसा चेहरा जरूर सामने रखना पड़ता है। काम सब करते हैं, लेकिन कम से कम एक जो सीनियर एडवोकेट होता है उसके अंदर उसकी सोच अलग होती है, उसका प्रभाव पड़ता है। आज की तारीख में आगरा का कोई भी सीनियर एडवोकेट इस आंदोलन की कमान संभालने को तैयार नहीं है। कम से कम 5 लोगों से तो मैं रिक्वेस्ट कर चुका, अशोक भाई जैसे कह रहे हैं कि भाई मैंने 5 लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप लोग सामने आइए, इसको खत्म करिए, इस विवाद को। आपस में जो विवाद हो गया है, 2-2 संघर्ष समितियां बन गई हैं, उसका मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है। जब तक एकजुट होकर आंदोलन नहीं चलाएंगे, जब तक हम, मैंने अर्ज किया, जब तक हम बाजार कमेटियों को नहीं जोड़ेंगे, टूरिस्ट ट्रेड वालों को नहीं जोड़ेंगे, बड़े बड़े उद्योगपतियों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक ये आंदोलन जन आंदोलन बन पाएगा। राजनीतिक पार्टियों का तो अपना हिसाब है, जो आज विपक्षी दल है उनको आप लेंगे वो तो खूब करेंगे, लेकिन उसके बाद वो गायब हो जाएंगे। जब वो सत्ता में आएंगे वो भी गायब हो जाएंगे, वो भी काम नहीं करेंगे। वो सारा उद्देश्य इसीलिए से आपके साथ जुड़ेंगे कि सरकार का हम कैसे विरोध करें, तो हमें वो भी नहीं करना है। मतलब बहुत सोच समझ के आंदोलन को लाना पड़ता है। और मैं इस बात को आज आपके सामने कहता हूं कि इस शहर के उद्योगपतियों ने इस आंदोलन में पूरा सहयोग किया है, भारी भारी धनराशि उन्होंने दी इस आंदोलन को चलाने के लिए, चाहे वो जूता इंडस्ट्री वाले हों, चाहे वो किसी भी ट्रेड के लोग हों, टूरिस्ट ट्रेड के लोग हों। राकेश चौहान जी रहे, रमेश वाधवा जी रहे, ये टूरिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी थे, ये लोग हमारे आंदोलन में आए हैं, इन्होंने सहयोग किया है, हर तरह से पूरा तरीके से सहयोग किया है। शहर की आम जनता ने पूरा सहयोग किया है, आर्थिक रूप से भी सहयोग किया है, बाजार बंद करके अपना व्यापार भी बंद किया है, सब किया है। लेकिन दिक्कत जैसे कि मैंने आपको बताई, सत्ता जो है जो छल प्रपंच करती है, उससे पार पाना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। जिस दिन सत्ता के छल प्रपंच से अधिवक्ता समाज पार पालेगा, सत्ता के छल प्रपंच में नहीं आएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, उसी दिन ये आंदोलन कामयाब हो जाएगा। हर बार जो आंदोलन टूटा है वो सत्ता के छल प्रपंच से टूटा है। अधिवक्ताओं में आपस में ही ऐसा विवाद पैदा करा दिया जाता है कि अधिवक्ता 2 खैमों में बटा नजर आ जाता है। जी अशोक भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। क्या इस चुनाव 2022 के चुनाव से पहले खंडपीठ की आगरा में घोषणा हो जाएगी या चुनाव के बाद होगी? अगर जो मैं बता रहा हूं कि अगर आगरा की जनता ने सत्ता को ये मैसेज पहुंचा दिया कि जो किसान आंदोलन से आपको मेरठ मंडल और उधर पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई हम ही कर सकते हैं, तो घोषणा हो जाएगी। अगर ये नहीं मैसेज पहुंचा पाया तो नहीं होगी, या फिर बता दो कि हम भी कर रहे हैं। मोटा मोटा जैसे बात ये कह रहे हैं अमीर भाई, बात तो ठीक है। अरे भाई, राजनीतिक निर्णय सिर्फ वोट और वोट से ही प्रभावित होता है, उसका भाव से कोई लेना देना नहीं होता है। आप भावनात्मक बने रहिए, मत बने रहिए, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप सत्ता को अपनी ताकत, अगर सत्ता को आगरा की जनता अपनी ताकत बता सकती है, तो निश्चित रूप से इस चुनाव से पहले, क्योंकि प्रस्ताव जा चुके हैं, निर्णय डबल, यहां से तो प्रस्ताव पहले भी जा चुका है। 403 कितने, 303 है या 303 तो भारत सरकार के लोकसभा में,
और यहाँ आपके फुल मेजोरिटी में है, यहाँ भी 2/3 से ही है लगभग, तो उसमें कोई वो नहीं है, एक दिन का काम है। मगर ये आगरा की जनता को ये बताना होगा कि हम तुमको सत्ता का जो नुकसान हो रहा है या हो चुका है किसान आंदोलन से, उसकी भरपाई हम कर सकते हैं, हमको हाई कोर्ट बेंच दे दो तो मिल जाएगी। अगर हम नहीं बताने में ये नाकाम रहे तो नहीं मिलेगी। अब इसको आप कुछ भी समझ लो, मगर मेरी समझ तो यही है। अमीन भाई, आज के कार्यक्रम के अंत में आप कुछ दर्शकों से, ये कार्यक्रम ग्लोबली उपलब्ध रहता है, ग्लोबली देखा जाता है, ग्लोबली जहां पर भी कहीं किसी भी देश कहीं पर भी लोग हो इसको देख सकते हैं या देखते हैं। कुछ भी आप कहना चाहें दर्शकों से, अपील करना चाहें खंडपीठ से संबंधित, आप कर सकते हैं। देखिए पवन भाई, मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से ये पहले तो आपको मैं बधाई देता हूं कि आप इस सीरीज को बराबर लगा चला रहे हैं, और मुझे मालूम है कि कितनी दुश्वारियों का सामना आपको करना पड़ रहा है सीरीज को कंटिन्यू करने में भी, लेकिन आप बधाई के पात्र हैं कि आपने इस जज्बे को समझा। और जब जो आपके अंदर जज्बा है, ये मैं तो चाहता हूं कि आगरा के हर नागरिक के अंदर जिस दिन ये जज्बा पैदा हो जाएगा, उसे जज्बा पैदा करना चाहिए। अब बताइए आपको क्या लाभ होगा हाईकोर्ट बेंच आने से? कोई लाभ नहीं होना है आपको। आप चूंकि शहर के जिम्मेदार नागरिक हैं, आप ये जानते हैं कि इस शहर के लिए मेरी जिम्मेदारी है, इस शहर का मैं विकास होता देखना चाहता हूँ। यही भावना हर आगरा वासी के दिल में आनी चाहिए कि भैया आगरा है, पूरी इंडस्ट्रीज खत्म हो चुकी है ताजमहल की वजह से, तो आगरा का एकमात्र विकास सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट बेंच से ही होना संभव है। बाकी सब बातें हो रही है, कितने टाइम से हम सुन रहे हैं कि ये इंडस्ट्री आएगी, वो आएगी, ये लगाएंगे, ये करेंगे, टेक्निकल चीजें आएंगी, कुछ नहीं हुआ। कोई इंडस्ट्री नहीं आ सकती आगरा के अंदर, जो भी आती है बात वो जेवर चली जाती है, नोएडा चली जाती है, कहीं और चली जाती है। हद के आप एक पासपोर्ट सेंटर तक तो खोल नहीं पाए। पासपोर्ट, बड़ी घोषणा हुई कि पासपोर्ट सेंटर ही आ रहा, वो भी आप नहीं खोल पाए, क्योंकि और जगह की लोग इतनी मजबूत है, पॉलिटिकल विंग जो है कि वो खींच के ले जाती है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो आप आगरा का विकास सिर्फ और सिर्फ आप लिख के रख लीजिए, आगरा का अगर विकास आप देखना चाहते हैं, इस शहर की जनता इस शहर का विकास देखना चाहती है, तो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट बेंच ऐसी है जिसकी स्थापना से शहर की कायाकल्प हो जाएगी। यहाँ फिर आप देखिएगा इकोनॉमिक रूप से कितना लाभ इस शहर को होगा। तो जनता इस बात को समझे, जो जज्बा आपके अंदर पैदा हुआ है, जिस चीज को आपने समझा है, आगरा के आम आगरा, अब दीपक सरीन जिस तरह से जुड़ रहे हैं, वो कमेंट कर रहे हैं, तो ये जज्बा पूरे शहर के लोगों के अंदर आना चाहिए। और मेरा अपने अधिवक्ता साथियों से भी निवेदन है कि हमें जनता को, शहर की आम जनता को इस आंदोलन से जोड़ना चाहिए, और जो अब संघर्ष समिति है उसे सिर्फ अधिवक्ताओं की संघर्ष समिति के अलावा आम लोगों को साथ लेके उसे जोड़ना चाहिए। कहने से कुछ नहीं होता है कि साहब व्यापारी कमेटी भी हमने रखी है, वो भी रखी है, उनका सक्रिय सहयोग आपको लेना पड़ेगा। जो आंदोलन को लीड करता है, जो लीडर होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को अपने साथ जोड़े, उन्हें इसका मकसद समझाए। जिस दिन हमारी लीडरशिप जो आंदोलन को चला रही है, जिस दिन जनता को ये बात समझा देगी, जो पवन सिंह जी के अंदर भावना है, इस भावना को आम आदमी के अंदर जिस दिन ये भर देगी, सफल समझिए उसी दिन ये आंदोलन सफल हो जाएगा। जी अशोक भाई, आज के कार्यक्रम में कुछ भी आप अपील करना चाहें दर्शकों से और इस खंडपीठ से संबंधित, आपका स्वागत। इसलिए कि आपने जो एक नागरिक धर्म होता है, अपने पत्रकारिता के साथ साथ उसको भी निभाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा ये है कि मैं आगरा के समस्त अधिवक्ताओं से ही अपील करना चाहता हूं कि कृपया आप खंडित मत होइए, बटिए मत, और आप लोग एक आवाज से मिल करके आगरा की जनता से सहयोग पुनः मांगे, पूरे मंडल से पुनः मांगे, और वो सक्रियता जो सक्रियता 85 के बाद रही थी, उस सक्रियता के तौर पर आप विभिन्न बार एसोसिएशनों और वहां की जनता को, और बार एसोसिएशन से वहां के लोगों के भी कहिए, उनको भी मिलकर के इस कमेटी को बनाएं, और इसको जन आंदोलन में अगर आप तब्दील कर लेते हैं एक बार पुनः, तो निश्चित रूप से मेरा अपना मानना यह है कि जनता ही जीतेगी आखिरी में। सरकारें जो कहती हैं वो करती नहीं है, और जो करती हैं, जो छुपाती हैं, वही करती है। तो ये उनका एक कैरेक्टर होता है। तो इसलिए मैं पुनः आगरा के समस्त साथियों को, अपने अग्रजों को, और जिन लोगों ने आगरा के लिए, इस हाई कोर्ट संघर्ष समिति के लिए जो समय और अपना जीवन दिया, उनको मैं नमन करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आगरा के लोग
निश्चित रूप से अगर अधिवक्ता अपील करेंगे तो वो उनको साथ खड़े होंगे और उनका सहयोग करेंगे। जी, तो मंथन में अभी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और फिर हम करते रहेंगे। एक दिन का हम गैप ज़रूर देते हैं ताकि जो भी कुछ हम लोगों ने चर्चा की है उसको ग्लोबली लोग देख सकें और काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। अगर कोई कमेंट करता है तो निश्चित रूप से उसकी भागीदारी इस आंदोलन में होती है, उसका समर्थन यहाँ पर होता है। दर्शकों, मैं तो यही कहना चाहूँगा आपसे कि हम लोग हिंदुस्तान में खेलों की समझ बहुत है। हम धीरे-धीरे खेलों में आगे जा रहे हैं। जो लोग हॉकी और फुटबॉल के खेल को जानते हैं, तो उसमें एक पेनल्टी स्ट्रोक होता है। पेनल्टी स्ट्रोक जब मिलता है टीम को, तो बड़ी खुशी-सी छा जाती है, लगता है कि अब तो गोल हो ही जाएगा। क्योंकि सामने गोलकीपर होता है और पेनल्टी स्ट्रोक लेने वाला टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होता है। तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, जैसा अशोक भाई और अमीर अहमद साहब ने भी कहा कि इस समय हमारे पास प्रोफ़ेसर एसपी सिंह बघेल सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक स्थिति में बैठे हुए सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध संसाधनों और व्यक्तियों में से एक हैं। वो इस पेनल्टी स्ट्रोक को लेने वाले हैं। अगर हम इस बात को उस बात से भी जोड़ें कि पूर्व सांसद यहाँ के और इटावा के वर्तमान सांसद अ, रामशंकर कठेरिया जी ने भी इस बात को कहा था कि ये तो अब बड़ा सुनहरा मौका है, खंडपीठ आ जानी चाहिए। उन्होंने भी कहीं न कहीं हमारे प्रोफ़ेसर साहब की तारीफ़ में यही कहा था। यानी उम्मीद यही है कि सामने केवल गोलकीपर है और हमारा बेस्ट खिलाड़ी पेनल्टी स्ट्रोक लेने को है। हमें उम्मीद है कि गोल ज़रूर होगा, बहुत आसान है, बीच में कुछ भी नहीं है और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं ज़रूर होगा। लेकिन कहीं न कहीं डर ज़रूर लगता है, भय ज़रूर होता है क्योंकि जब से ये ताजमहल बना है, जो लोग इस शहर को जानते हैं वो खैराई टोला का नाम ज़रूर सुना होगा उन्होंने। खैराई टोला में वहाँ पर जो ताजमहल बनाने का काम करते थे, जो वहाँ पर कारीगर थे, वो लोग थे, उससे संबंधित लोग रहते थे, आज भी उनकी पीढ़ियाँ वहाँ रहती हैं। ताजमहल बनते ही सबसे पहले उन कारीगरों की बलि ले ली गई, उनके हाथ काट दिए गए, कारण कुछ भी रहा हो। धीरे-धीरे आज तक ताजमहल आगरा वासियों से समय-समय पर एक बलि माँगता ज़रूर है। कभी उद्योग धंधे ले जाता है, कभी कुछ ले जाता है। लोग सोचते हैं जो आगरा से कहीं दूर बैठे हैं कि अरे वहाँ पासपोर्ट ऑफिस का क्या होगा? अरे वहाँ इंटरनेशनल स्टेडियम का क्या होगा? अरे वहाँ बैराज का क्या होगा? लेकिन हमें सोचना चाहिए कि जो यहाँ पर बैराज और खारा पानी और इस तरह की समस्याएँ हैं, उसका दुष्प्रचार कितना होता है और आगरा के टूरिस्ट ट्रेड को कितना बुरा झेलना पड़ता है। जो लोग दिल्ली से चलते हैं, उनकी वाटर की पानी की बोतल तक उनके साथ होती है, उन्हें कहा जाता है, "अरे! वहाँ का पानी बहुत खराब है, वहाँ गंदगी बहुत है, आप इधर-उधर मत उतरिएगा, ना कुछ खाइएगा, ना कुछ पीजिएगा।" हम उस आदमी का क्या करें? उसका सारा पैसा ऑनलाइन कहीं से भी ट्रांसफ़र होता है, आगरा के ट्रेड को नहीं मिलता, बस मिलता है तो केवल टिकट का पैसा जाता है, जो कहीं न कहीं घूम फिर के पथकर के रूप में आगरा विकास प्राधिकरण के पास चला जाता है। फिर उसके बाद उस पैसे का क्या होता होगा, कैसी बंदरबाट होती होगी, ये ना आपसे छुपी है, ना हमसे छुपी है। लेकिन आप और हम और हमारे परिवार और हमारा समाज सब दूर कहीं तमाशा होता देखता रहता है, अखबारों में पढ़ता रहता है, आज ताजमहल पर भीड़ उमड़ी, आज ताजमहल बंद हो गया, लेकिन ना उसके खुलने से हमारे ऊपर कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना उसके बंद होने से हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई फ़र्क पड़ रहा है। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि बचपन से हम एक निबंध लिखते चले आ रहे हैं, ये प्यार की इमारत है, ये किसी ने अपने मोहब्बत के लिए इस निशानी को बना दिया। लेकिन एक समय आता है और एक पिक्चर का डायलॉग भी है कि इन भावनाओं को गूँथ के 2 वक़्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती। जब हम तड़पते हुए लोग वापस आते हैं, उन आदमियों से, नौजवानों से पूछिए, उन पिताओं से पूछिए जो बुजुर्गियत की तरफ जा रहे हैं, जब उनके बच्चे बाहर मजबूर हैं नौकरी करने के लिए, जिस समय सबसे ज़्यादा उनके परिवारों को, उनके पिता-माता को ज़रूरत होती है, वो बहुत दूर होते हैं। कोरोना काल में हमने बहुत जगह ऐसी बातें सुनी कि जब वो उनके माता-पिता एकदम अंतिम साँसें ले रहे थे, उनके बच्चे यहाँ नहीं थे। कारण इसका क्या है? आगरा उनको रोज़गार नहीं दे पाता। सोचिए अगर बच्चियाँ यहाँ पर जैसा कि सुनने में आ रहा है कि लॉ यूनिवर्सिटी भी बनने की बात हो रही है। अगर यहाँ पर हाई कोर्ट की बेंच बनती है, हमारे हमारे घर की लड़कियाँ, बच्चियाँ, लड़के अगर यहीं पर उसमें काम करते हैं, तो कितना रोज़गार पैदा होगा, विद्युता यहीं काम आएगी। अगर यहाँ पर छोटे-छोटे झगड़े-फसाद मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अपने दिल पर हाथ रख के पूछिएगा, अगर जो अभी हमारे बीच में दीपक सरीन का एक फ़ोन आया था, मैं जानता हूँ जब पापा संस्था आंदोलन चला रही थी, अचानक उनके घर पे एक पुलिस का आदमी आता है, उन्हें उठा के ले जाता है और सिकंदरा थाने में बंद कर देता है। कारण पूछने पे भी नहीं बताया। तो वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि एक अधिवक्ता को फ़ोन करते हैं। यानी अधिवक्ता ही है जो हमें सबसे पहले अपनी निजात किसी भी समस्या से निजात पाने का काम करता है।
तो हम क्यों इन चीजों को से दूर बैठे हैं? ना कोई नेता, ना कोई राजनीतिक दल, ना कोई ऐसा व्यक्ति हमारे और आपका भला करेगा। हम और आप ही सोचेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे जूझे। पिछले 3 सालों में हम देख रहे हैं कि धीरे-धीरे हर व्यक्ति कैसे अपनी इज्जत को रोके हुए है, कैसे अपने खर्चों में कटौती कर रहा है, किस प्रकार कर रहा है। आखिरकार अगर यहाँ कुछ ऐसा बन जाए जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था में लगभग रोज 5 करोड़ रुपया आए, तो निश्चित रूप से आपको मुझको प्रभावित करेगा। आपकी जेब में गया हुआ पैसा अगर हम दिया खरीदते थे, तो कुम्हार उस पैसे को उस पंसारी से अनाज खरीदता था, पंसारी उससे कुछ सजावट का और सामान खरीदता था, हम फूल खरीदते थे, सारी चीज़ें यहीं की यहीं इसी समाज में घूमती थी। लेकिन आज हम उससे दूर होते जा रहे हैं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ भी शामिल नहीं है, क्योंकि जो अंग्रेज टूरिस्ट आता है, वो तो वॉल्वो में आता है, देखता है कि वॉल्वो स्टार्ट खड़ी है, कहीं भी मौसम बदलना चाहिए नहीं चाहिए, सीधा ताजमहल में जाता है, ताजमहल से उतर के सीधा होटल में जाता है और तो और सीधा वापस अब वहाँ चला जाता है। अगर वर्षों के साथ जेवर का एयरपोर्ट और बदला है और दिक्कत ये होगी टूरिस्ट सीधा आएगा, घंटे भर में देखेगा और सीधा वापस चला जाएगा। इसलिए आप भी सोचिए ये आंदोलन अधिवक्ताओं का नहीं है, ये मेरी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, आपकी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, समाज की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। कहीं न कहीं हमको इसमें आना पड़ेगा क्योंकि याद रखिए अशोक भाई जानते हैं, अमीर भाई जानते हैं कि कॉलेज के टाइम का एक नियम है, ये सीनियर लोग हुआ करते हैं, ये लोग कहा करते थे याद रखना तुम्हारी लड़ाई में चाटा पहला तुम्हें ही मारना पड़ेगा, बाकी तो बाद में आएँगे। तो इस बात को याद रखिए, कहीं न कहीं आपको निकलना पड़ेगा, ये हमें किसानों ने भी सिखाया है, ये हमें दूसरे लोगों ने भी सिखाया है। किसी आंदोलन के लिए, किसी मांग के लिए कभी भी हमें हिंसा या कानून तोड़ने का सहारा नहीं लेना पड़ता है। एक व्यक्ति था जिसको हम गांधी कहते हैं, आधी धोती में वो चल पड़ा और चुपचाप बैठ के मौन रख लेता था, तो सरकारें बदलती थी। हम उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग जुड़ेंगे, कमेंट करते रहेंगे, कोई सुझाव होंगे आप हमें भेज सकते हैं। अमीर भाई को भेज सकते हैं संघर्ष समिति जो है, जो खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति है उसको भेज सकते हैं। हम किसी को भी बुला सकते हैं, आके अपने विचार रख सकता है। मंगल कामना करते हैं क्योंकि आशा तो तब तक बनी रहेगी जब तक कहीं और नहीं बन जाती। तो हम ये चाहते हैं कि खंडपीठ आगरा में रहे। अशोक भाई आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अमीर भाई आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों के मार्गदर्शन में ही खंडपीठ की स्थापना हो, इसी आशा के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त। नमस्कार। चलिए 2 मिनट।